संरक्षी बल के अंतर्गत आप जो स्थितिज ऊर्जा आपके ऑब्जेक्ट में या वस्तु में संचित हो रही थी उसके लिए जो फॉर्मूला आपने एस्टैब्लिश किया था या निर्मित किया था वो आया था आपके पास u ∞ to x f dx, जहां पर x वो बिंदु है जहां आप अनंत से वस्तु को लेके आ रहे हो, ठीक है ना। u इज हम ये समझते हैं ना कि कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। कार्य इज इक्विवेलेंट टू द एनर्जी, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो आपने क्या किया, अनंत से बहुत दूर से आप वस्तु को उस बिंदु तक लेके आ रहे हो और इस यहाँ से अनंत से x तक लाने में जो काम आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना, जो काम आपको करना पड़ेगा वही कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, ठीक ना। सो दैट इज u स्थितिज ऊर्जा है इक्वल्स टू ∞ to x f dx। f यहाँ पर संरक्षी बल है। कौन सा बल है? संरक्षी बल। संरक्षी बल या कंजर्वेटिव फोर्स, जिसे इंग्लिश में हम बोल देते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है ना। तो ये टॉपिक हम डिटेल में देख चुके हैं। इसके बाद ही आपने इसको जब और आपने थोड़ा सा इसको सॉल्व किया था तब आपके पास आ गया था, क्या आ गया था, dS। कैसे आया था? उपरोक्त समीकरण का अवकलन करने पर। आपने उपरोक्त समीकरण का क्या कर दिया था? अवकलन। अवकलन करने पर देन du इक्वल्स टू, अब ये जो आपका अवकलन है वो किससे कैंसिल हो जाएगा? समाकलन कैंसिल हो जाएगा। तब आपके पास क्या आ जाएगा? f dx। देन f इक्वल्स टू -du अपॉन dx -d/dx। तो यदि किसी न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आपको संरक्षी बल, आपको ऊर्जा दे दी जाए, आपको विस्थापन दे दिया जाए और यदि संरक्षी बल कैलकुलेट करने के लिए बोला जाए तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, f इक्वल्स टू -du अपॉन dx। f इक्वल्स टू -du अपॉन dx। और हमने नीचे क्या लिखा था कि संरक्षी बल स्थितिज ऊर्जा की दूरी के साथ ऋणात्मक परिवर्तन की दर के बराबर होता है। याद रखिए इसको, संरक्षी बल, ठीक ना, संरक्षी बल स्थितिज ऊर्जा का दूरी के साथ ऋणात्मक परिवर्तन की दर के बराबर होता है। बनेगा? बनना चाहिए, ठीक है ना। अब नेक्स्ट हेडिंग कीजिए गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। हेडिंग कीजिए इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नोट करिए, थोड़ा सा नोट करिए, फिर मैं उसमें आपको समझाती हूँ। देखिए, किसी वस्तु को पृथ्वी तल से ऊंचाई पर ले जाने पर, किसी वस्तु को पृथ्वी तल से ऊंचाई पर ले जाने पर जो ऊर्जा संचित होती है, उसे उस वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं।
लिख लिया? अब इसे समझिए कि आप क्या कर रहे हो, किसी वस्तु को पृथ्वी तल से कहां लेके जा रहे हो, ऊंचाई पर लेके जा रहे हो ना। ये वस्तु है यहाँ पे रखी हुई है, हम इसको ऊंचाई तक लेके जा रहे हैं, तब आपको कोई ना कोई काम करना पड़ेगा। समझ रहे ना, आपको क्या है, कोई ना कोई कार्य करना पड़ेगा। तो वही किया गया कार्य किसके रूप में संचित हो जाएगा, ऊर्जा के रूप में, स्थितिज ऊर्जा के रूप में। अभी लिखिए मत, अभी सिर्फ समझिए, वही कार्य किसके रूप में संचित हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा के रूप में। अब कार्य, तो कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन। कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। जब भी आप वस्तु को ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर लेके जा रहे हो, तब विस्थापन को आप h से डिनोट करोगे, ठीक ना। h हाइट, विस्थापन जब आपका रैखिक है इस प्रकार से किसी समतल में, तब आप x से डिनोट करो उसे। और जब आप वस्तु को ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, जब आप ऊंचाई की बात करते हो, ठीक ना, जब ऊंचाई की बात कर रहे हो, वर्टिकल आपका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तब आप उसको स्मॉल h से डिनोट करोगे। तो माना कि कोई वस्तु इस तरीके से पृथ्वी तल में रखी हुई है और वस्तु का द्रव्यमान क्या है, स्मॉल m। क्या है, स्मॉल m। आप वस्तु को ऊंचाई तक लेके जा रहे हो, h हाइट तक। कहां तक, h हाइट तक। पृथ्वी तल से, कहां से, पृथ्वी तल से आप उसको h हाइट तक लेके जा रहे हो। इट मींस यहां पर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, h। स्मॉल h क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। तब किया गया कार्य बराबर क्या हो जाएगा, बल गुणा विस्थापन। इसका सीधा मतलब है कि विस्थापन की जगह आप कितना लिख सकते हो, h। और बल, बल बल है, ठीक है, लेकिन बल कितना हो जाएगा, बल बराबर क्या ऐसा होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है कि नहीं, द्रव्यमान कितना है वस्तु का, तो त्वरण g। जब आप पृथ्वी के अंतर्गत ऊपर या नीचे आ रहे हो, तब त्वरण गुरुत्वीय त्वरण के बराबर होता है, एंड दैट इज g, ठीक है ना, गुरुत्वीय त्वरण। तो बल कितना हो गया, mg, ये हो जाएगा mg। तब आपके पास जो वो कितना हो जाएगा, mgh। गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा हमारे पास कितनी आ गई, mgh बनेगा। याद भी कर लो इसको, mgh। बार ऐसे थोड़ी नहीं चली तो याद नहीं आ ऐसे हो जाओ, मतलब ये एक सेंटर में ना आए, सीधी लाइन नहीं करनी। mgh बनेगा, बन नहीं रहे आप लोग, मैम देखता नहीं है, मैं बात तो रहे हैं, रिपोर्ट नहीं दिख रहा, नो मैम, मैं जितने में लिखा रहा था बिल्कुल नहीं लिखता मैं। तो ऐसा थोड़ा बारूद, थोड़ा ऐसे किसको बारूद को आगे दिखाओ, कुछ कर लो ना। कहां में सर लोग पीछे जाते हैं, मैं ध्यान नहीं रहा, मैं घबराहट होती है, नहीं दिख रहा, मैं देखा थोड़ा ऐसे कोई दो ना, इधर आ जाओ, आगे आ जाओ, इधर बैठ जाओ, इस साइड इधर आ जाओ। माना कि जी वगैरह जी, अभी आप डायरेक्ट की बात नहीं कर रहे, अभी आप बात करेंगे, ठीक है। ऊपर जाएगी तो बात करेंगे, नीचे आएगी, प्लस ऊर्जा में वृद्धि, माइनस और प्लस ऊर्जा में वृद्धि और ऊर्जा में कमी को दिखाएगा, ठीक है। जबकि mgh निकाल बाहर, इधर आ जाओ, अंश इधर आओ, हाँ इधर बैठो, इधर इस साइड, इधर से तो दिखेगा mgh, ठीक है, दिख रहा, बारूद को भी बिठा लो, ठीक है, mgh बनेगा। चलिए इसको नोट, अब नोट कराओ कि रहने दो, चलो लिखो फटाफट लिखो, ये नहीं करना है जो आपने लिखा, वही है, लिखिए, माना पृथ्वी तल पर, माना पृथ्वी तल पर द्रव्यमान m की कोई वस्तु रखी है, माना पृथ्वी तल पर द्रव्यमान
इसकी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा शून्य है। क्या है? शून्य। यदि कोई वस्तु पृथ्वी तल पर रखी है, ये रखी है, तो H आपका 0 हो जाएगा। H 0 हो जाएगा ना, इसलिए गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा शून्य। ठीक है ना? लिखिए, इसकी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा शून्य है। अब यदि इसे ऊंचाई H तक उठाएं, ऊंचाई H तक उठाएं तो उस पर ऊंचाई H तक उठाएं तो उस पर नीचे की ओर लगने वाले वस्तु के भार, नीचे की ओर लगने वाले वस्तु के भार mg के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। mg के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। mg के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। किया गया कार्य ही किया वस्तु के लिख लेना, आप जिया से लेके लिख लेना। ठीक है, आगे लिखिए, किया गया कार्य ही, नहीं बन रहा, किया गया कार्य ही वस्तु में गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के रूप में, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के रूप में एकत्रित हो जाएगा। एकत्रित हो जाएगा। अतः नीचे से लिखिए, वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा बराबर, अतः वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा बराबर स्थितिज ऊर्जा बराबर कितना हो जाएगा? बराबर वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा बराबर वस्तु को h ऊंचाई तक ले जाने में किया गया कार्य। किया गया कार्य, वस्तु को h ऊंचाई तक ले जाने में किया गया कार्य। ठीक है ना? लिख दीजिए, गुरुत्वीय बल गुणा, मैं इसको यू से नोट करता हूँ, इससे देख जाओ। हाँ, गुरुत्वीय बल गुणा क्या हो जाएगा? विस्थापन। गुरुत्वीय बल गुणा विस्थापन, तो आपका ये mgh। ठीक है, बन जाएगा u इक्वल टू आपके पास क्या आ गया है? mgh बनेगा। हेडिंग दीजिए स्प्रिंग की, फटाफट करो भाई, जल्दी करो। क्या लिखना है? ये हो गया खत्म? लिख लो। एनी डाउट? लिख लो, तुलसी देख के नहीं करना रहता है फिजिक्स, हमें खुद से क्या है कि मैं बस बताऊं और आप फटाफट कर लो, ये होता है फिजिक्स पढ़ना। या तो फिर आप ऐसे बोल बोल के लिखवाना ठीक है, अभी आप छोटे बच्चे इसलिए मैं लिखवा रही हूँ, बाकी ये चीजें आप देखो समझा दिया ना, तो आपको माइंड वही से करना है कि हाँ मुझे बता रहा है। mgh बनेगा? mgh याद हो गया? होगा ना? स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला mgh और गतिज ऊर्जा का हमेशा
आपकी आती है। ये साफ कर दूं? जब भी आप किसकी बात कर रहे हो, स्थितिज ऊर्जा की, स्थितिज ऊर्जा समझना है इसको, ठीक है ना। गतिज ऊर्जा, आप समझते हैं किसी वस्तु की गति के कारण जो उसमें ऊर्जा निहित होती है वो गतिज ऊर्जा है। अब यदि वस्तु गति कर रही तो किसी न किसी वेग से कर रही होगी, ठीक ना। गति कर रही तो किसी न किसी वेग से कर रही होगी। तो हाफ एम वी स्क्वायर याद कर लो, हाफ एम वी स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाता है एम जी एच। ये स्थिति को दिखा रहा है, ये गति को दिखा रहा है। याद कर लो एम जी एच एंड हाफ एम वी स्क्वायर बनेगा। याद हो गया? कभी भी आपसे पूछा जाए कि स्थितिज ऊर्जा तो एम जी एच, ठीक है पारुल। और गतिज ऊर्जा हाफ एम वी स्क्वायर बनेगा। सभी से याद कर लीजिए, मात्रक जूल है, ठीक है ना। गतिज ऊर्जा को आप कैसे नोट करते हो, स्थितिज ऊर्जा को यू से, और मात्रक वही है जो ऊर्जा का होता है। सभी प्रकार की ऊर्जाओं के विमीय सूत्र एक ही होते हैं, अलग अलग नहीं होते। चाहे वो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा हो या गतिज ऊर्जा हो या किसी भी प्रकार की कोई भी ऊर्जा हो, सबके यदि ऊर्जा वर्ग वहां पे लगा है तो विमीय सूत्र वही होता है जो ऊर्जा का है। याद हुआ? समझ गए इस बात को? ये कॉन्सेप्ट आपका यही क्लियर हो जाना चाहिए, याद भी हो जाना चाहिए, ठीक है। हो गया? आगे बढ़े। अब हमें देखना है स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा। क्या देखना है? स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा। हेडिंग दीजिए स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा। लिखिए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। हेडिंग दीजिए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। कितनी तारीख है? 4 नहीं 4 भी और दीदी 18 2 एब्सेंट हैं। ये हमारी क्लास की मॉनिटर है, इसलिए आप करो जानकारी। ठीक है ना? बढ़िया है, सही हुई है। मॉनिटर पढ़ाई ना करे और है ना जानकारी देता रहे, बेचारे अनामिका रहने दो, ऐसा कुछ नहीं है, मैं ही दूंगी जान रही, ठीक है मोनिका? सॉरी अनामिका। चलिए स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा। स्प्रिंग, जब भी आप स्थितिज ऊर्जा की बात कर रहे हो या किसी भी प्रकार की ऊर्जा की बात कर रहे हो, ऊर्जा इज इक्विवेलेंट टू द वर्क। समझ रहे ना? कार्य करने की क्षमता ऊर्जा है। तो आप स्प्रिंग को ऊपर खींचोगे, आप कोई काम करोगे, छोड़ दोगे फिर कोई काम होगा। तो यही किया गया कार्य उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। इट मींस यहाँ पर फिर आपको स्प्रिंग को खींचना है। खींचोगे विस्थापन होगा, खींचोगे तो कोई बल लगाना पड़ेगा तभी वो खींचेगी। और वही बल और गुणा विस्थापन क्या हो जाएगा, उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। Is that clear? जब भी आपको ऊर्जा कहीं भी कैलकुलेट करनी है तो आपको काम को ऊर्जा की इक्विवेलेंट रख देना है। वर्क निकालेंगे तो ऊर्जा निकल जाएगी। बिल्कुल, वर्क निकालोगे तो ऊर्जा निकल जाएगी। चलिए लिखिए थोड़ा सा। जब किसी स्प्रिंग को खींचा अथवा दबाया जाता है, जब किसी स्प्रिंग को, स्प्रिंग सभी ने देखा है? Yes, ma'am। ये मेरे हाथ में स्प्रिंग है, देखिए। और मैंने इसको दबाया तो दब गई, और मैंने इसको छोड़ा तो एज इट इज हो गई, खिंच गई, ठीक है ना। तो जब किसी स्प्रिंग को दबाया खींचा जाता है, दबाया
ठीक ना। तो दबाने या खींचने में आपको बाह्य बल के साथ कोई काम करना पड़ता है। कहाँ तक लिखा? कार्य करना पड़ता है। स्प्रिंग में प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा के रूप में तो स्प्रिंग में प्रत्यास्थ तो स्प्रिंग में प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा के रूप में आपने लिखा है कार्य, ऐसा लिखा है आपने कार्य, फिर कॉमा लगाइए। प्रत्यास्थ स्प्रिंग प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। यहां तक लिखा। अब आगे लिखिए। अतः स्प्रिंग की किसी स्थिति में स्थितिज ऊर्जा स्प्रिंग की किसी स्थिति में स्थितिज ऊर्जा उस किए गए कार्य के बराबर होती है। उस किए गए कार्य के बराबर होती है जो स्प्रिंग को सामान्य स्थिति से उस खिंची स्थिति में लाने पर करना पड़ता है। उस खिंची स्थिति में लाने पर करना पड़ता है। और सेम यही चीज दबाने के लिए भी हो जाएगी। ठीक है ना, समझ गए ना। समझा तो मैंने पहले ही किया था कि आपने स्प्रिंग को खींचा, आपने कोई काम किया, आपने स्प्रिंग को दबाया, आपने कोई काम किया, तो यही किया गया कार्य उस स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। इज दैट क्लियर? एनी डाउट किसी को? हाँ बताइए किरण। देखो आप कोई काम कर रहे हो ना, आपने अपनी एनर्जी किसको दे दी? स्प्रिंग को दी ना। आपकी एनर्जी खर्च होकर किसमें संचित हो गई? स्प्रिंग में। तो यही जो आप खर्च कर रहे हो वो उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। मैम वो प्रत्यास्थ हाँ वही प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। नहीं समझ रहे? प्रत्यास्थ का अर्थ नहीं आता। प्रत्यास्थ नहीं समझते वो सभी वस्तुएं जिनको खींचने पर एज इट इज मतलब प्रत्यास्थ का वापस उसी अवस्था में आ जाते हैं। ऐसा नहीं वापस उसी अवस्था में आ जाते हैं, तो वस्तु का ये वो प्रत्यास्थ कहलाता है। अप्रत्यास्थ जो ना आए वो अप्रत्यास्थ है। जैसे खींच देना चाहिए। जैसे खींचे वैसे ही रहे। जैसे आपने किसी वस्तु को खींचा, जैसे स्प्रिंग है प्रत्यास्थ दिखाता है, जैसे रबर है प्रत्यास्थ दिखाता है। इसलिए पहले प्रत्यास्थ शब्द नहीं सुना आप लोगों ने? जैसे देखिए वो सभी वस्तुएं, वो आपका पूरा चैप्टर है प्रत्यास्था पर। ठीक है ना, पूरा चैप्टर है प्रत्यास्था पर। तो इसको ध्यान से देखिए कि वो सभी वस्तुएं जिन पर बाह्य बल आरोपित करने पर वस्तुओं के आकार तथा आकृति में परिवर्तन हो जाता है, तथा जैसे ही आप बाह्य बल को हटा लेते हो तो वस्तु पुनः अपनी पूर्व अवस्था में वापस लौट आती है। वस्तु का यह गुण प्रत्यास्था कहलाता है। ठीक ना। बाह्य बल आरोपित करने पर, जैसे स्प्रिंग है उस पर आपने कोई बाह्य बल आरोपित किया, तो बाह्य बल आरोपित करने पर वस्तु का क्या होगा? आकार तथा आकृति में परिवर्तन हो जाएगा। और जैसे ही आप बल हटा लोगे तो वस्तु पुनः अपनी पूर्वावस्था में वापस लौट आएगी। तो इस प्रकार की सभी वस्तुएं जो इस प्रकार का गुण रखती हैं वो प्रत्यास्थ वस्तुएं कहलाती हैं, और जो नहीं रखती वो अप्रत्यास्थ वस्तुएं कहलाती। जैसे चौक टूट गई, अप्रत्यास्थ है, आप जोड़ लो इसको, नहीं जोड़ पाएगी। ठीक है ना, ये अप्रत्यास्थ है। स्प्रिंग को दबाया
खींची नहीं, छोड़ दिया वापस आ गई, तो प्रत्यास्थ है। ठीक है ना? तो इसीलिए स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा, चूंकि स्प्रिंग एक प्रत्यास्थ वस्तु है, इसलिए स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा को प्रत्यास्थ ऊर्जा बोला जा रहा है। प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। इज दैट क्लियर? यस। बनेगा? कहां तक लिखा? हाँ, आगे लिखिए पैराग्राफ चेंज करके। स्प्रिंग को खींचने या दबाने में, स्प्रिंग को खींचने या दबाने में लगाया गया बल परिवर्ती होता है। कैसा होता है? परिवर्ती। लिख लिया? अब इस लाइन को समझिए। स्प्रिंग को खींचने या दबाने में जो आप बल वहां पे लगा रहे हो, कैसा बल है? नियत बल नहीं है। कैसा बल है? परिवर्ती बल। परिवर्ती, परिवर्तित होता रहता है, समय के साथ परिवर्तित होता रहेगा, परिवर्ती है। इज दैट क्लियर? ज्यादा खींचेंगे ज्यादा लगाना पड़ेगा और नहीं, ज्यादा और कम वाली बात नहीं, परिवर्ती है। आप धीरे धीरे दबा रहे हो, आपने फिर कहीं तेज दबा दिया, मतलब समय के साथ जो बल है वो परिवर्तित हो रहा है, इसलिए परिवर्ती बल। ठीक है ना? चूंकि हम कोई काम करते हैं तो वो परिवर्ती होता है, लेकिन प्रकृति जैसे वस्तु को आपने नीचे फेंका, mg बल है, ये नियत बल है, क्योंकि वहां पर ना तो द्रव्यमान बदल रहा है mg और ना g बदल रहा है, ना तो द्रव्यमान वस्तु, जैसे ये वस्तु को हमने यहाँ से खींच दिया, फेंक दिया, सॉरी, ठीक है ना, फेंक दिया, तो ना तो वस्तु का द्रव्यमान चेंज हुआ और ना ही गुरुत्वीय त्वरण चेंज हुआ। तो ये बल कैसा हुआ? mg नियत बल। कैसा हुआ? नियत बल। ठीक है ना? अब स्प्रिंग को आप खींच रहे हो, दबा रहे हो, तो किस बल के थ्रू? परिवर्ती बल के थ्रू। आप बल का मान जो है किसी न किसी पॉइंट पर चेंज हो सकता है। इज दैट क्लियर? बनेगा? आगे लिखिए, बल का परिमाण। आगे लिखिए कॉन्सेप्ट, बल का परिमाण स्प्रिंग की लंबाई में, बल का परिमाण स्प्रिंग की लंबाई में परिवर्तन के अनुक्रमानुपाती होता है। समझ रहे? बल का परिमाण लिख लिया ना? बल का परिमाण स्प्रिंग की लंबाई में परिवर्तन के अनुक्रमानुपाती होता है। अब इसको समझिए, इसको भी समझिए, ये लाइन भी समझिए। आपने लिखा है कि बल का परिमाण, ठीक ना, स्प्रिंग की लंबाई में परिवर्तन के अनुक्रमानुपाती होता है। ये स्प्रिंग है, यहाँ आपने फोर्स F अप्लाई किया, तो अब वस्तु का स्थिति अब थोड़ी दबी, अभी थोड़ी दबी, फिर थोड़ी और दबी और अब एकदम से दब गई, दब चुकी है ये। ठीक है ना? तो चूंकि बल कैसा है? परिवर्ती है। अभी इतना यही थी, आपने बल लगाया तो स्थिति ये हुई, थोड़ा और बल लगाया तो ये हुई और अब एकदम से दब चुकी है ये, फिर और उसकी हाइट कम हुई या लंबाई कम हुई, फिर और कम हुई, फिर और कम हुई। तो प्रत्येक पॉइंट पर बल वस्तु में उसकी लंबाई के, वस्तु में लंबाई में परिवर्तन के अनुक्रमानुपाती होता है। लंबाई ज्यादा तो बल कम, ये लंबाई h लेते हो आप, ये वाली लंबाई को h नहीं लेंगे, ठीक है ना? जब वस्तु बहुत ऊंचाई से नीचे गिर रही तब आप h लंबाई, इसका मतलब लंबाई ज्यादा होगी तो बल कम ना, नहीं लंबाई ज्यादा होगी, ठीक है ना? इज दैट क्लियर? तो ये बल चूंकि देखिए परिवर्ती भी हो रहा है, ठीक ना? परिवर्ती इसलिए आपका ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये आ रहा है कि लंबाई में बल जो है लंबाई में परिवर्तन के अनुक्रमानुपाती होता है। बनेगा? ठीक है ना? अनुक्रमानुपाती हो रहा है, प्रत्येक पॉइंट पर डिस्टेंस चेंज हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, या लंबाई चेंज हो रही है ना? और बल भी आपका चेंज हो ही रहा है। आगे लिखिए, अतः किए गए कार्य की गणना
अतः किए गए कार्य की गणना बल विस्थापन वक्र द्वारा विस्थापन अक्ष के साथ घिरे क्षेत्रफल द्वारा की जाती है। ये ना भी लिखे तो भी चल जाता है, ठीक है ना। हमें तो किए गए कार्य की गणना करनी है। अक्ष के साथ घिरे क्षेत्रफल द्वारा की जाती है, ठीक है ना। अब आपको चित्र बनाना है। क्या लिखा है आपने? आपको चाहिए विस्थापन अक्ष और क्या चाहिए? लिखिए बल और x के बीच, बल आपके पास ये हो जाएगा y एक्सिस पे और ये हो जाएगा विस्थापन अक्ष, हो जाएगा ना। ये हो जाएगा नीचे वाला विस्थापन अक्ष जिसे आप x से डिनोट कर सकते हो और ये हो जाएगा आपके पास बल x। आपने क्या लिखा है? आपने लिखा है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ कैसे होते हैं? समानुपाती। जब भी अनुपाती होंगे तो आपको इन दोनों के बीच यदि आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। कैसी लाइन मिलेगी? स्ट्रेट लाइन, जो समय ये इस विस्थापन अक्ष से थोड़ा सा किसी एंगल पर झुकी हुई होगी, ठीक है ना। जब भी आप अनुक्रमांकों की बात करते हो आपको ग्राफ ऐसे ही मिलेगा। आप चूंकि आपने बताया कि बल विस्थापन के अनुक्रमानुपाती है तो आपने उसका ग्राफ प्लॉट कर दिया। इसके बाद आप क्या लिख रहे हो बताइए? कौन कौन किसके बीच क्षेत्रफल की गणना करनी है? ठीक है ना। ये विस्थापन अक्ष है और ये बल का अक्ष है तो इसके बीच घिरे क्षेत्रफल के बराबर होता है। मतलब ये वक्र जो फाइनल आपको वक्र मिला है